गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी ले लो अब तो कल हमारी क्लास बीच में लाइव हमारी चल रही थी, वो 16 मिनट के बाद ही बंद हो गई थी, वाईफाई के चक्कर में वाईफाई बंद हो गया था। तो मैंने कहा था कि मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। हमारे 29 तक क्वेश्चन हो गए थे कल रात को 10 बजे। तो 29 से जो अगले क्वेश्चन है ना, उसके मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, अपने आंसर चेक कर लेना। और फिर आपने इसी कमेंट बॉक्स के नीचे मुझे बताने हैं कितने नंबर आपके हैं, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो भी अपने क्वेश्चन नंबर लिख के बताना, ताकि मैं रात को जब मैं 10 बजे लाइव आऊँगा उसके अंदर वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फिर आपको डांटूंगा भी अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे सारे, ठीक है। तो आपने मुझे जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और जो जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी आपने मुझे बताना है जी, ठीक है। आज रात को फिर 10 बजे दोबारा मिलेंगे ही मिलेंगे। उम्मीद करेंगे यार वाईफाई में कोई दिक्कत ना हो, बट मेरे को यह था कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, तो मैं सेम टाइम पे, मतलब जब मेरा वाईफाई बंद हो उसके बाद ही सेम मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपके पास आंसर आ जाए, आंसर आप अपने चेक कर लो जी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 29 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 29 में वो बात कर रहा है फाइनल रिटर्न फाइल कब करेंगे, तो फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है, एक बच्चे ने भी मैं चेक कर रहा था कमेंट में, बच्चा कह रहा है इसका तो आंसर डी आएगा। नालायक बच्चों, डी नहीं आएगा सर, डी में तो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। जो डी है वो तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट है, उसमें एनुअल की बात नहीं की। वो कह रहा है फाइनल रिटर्न फाइल कब करनी है, इसका आंसर बनेगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 हमने स्टार्ट किया था और बीच में हमारी लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर, लाइट का मतलब वाईफाई चला गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिस्टर ए हैज टैक्स इनवॉइस दैट इज 20 जनवरी 2020 का ऑफ सर्विस रिसीव बाय हिम, इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इज लॉस्ट इफ आईटीसी नॉट अवेल्ड ऑनर बिफोर। अपने आप बोल दो जी, मतलब लास्ट हमें कहाँ तक आईटीसी क्लेम करना होता है, लास्ट हम कहाँ तक आईटीसी अवेल कर सकते हैं, उसके बाद हमारा आईटीसी लॉस्ट हो जाएगा। वो डेट क्या होगी जी, सितंबर। याद करो, अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट, और फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो मैंने कहा था 20 अक्टूबर के बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर डी मार्क कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 31, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। बताओ जी किस किस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किस किस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, चेक करो जी। गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया जी। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉई एज पर द कंपनी इंटरनल पॉलिसी, क्या इस केस में आईटीसी मिलेगा, आंसर इज नो, इस केस के अंदर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय, लीव ट्रैवल कंसेशन, याद करो एलटीसी वाले केस में 17(5) में आईटीसी ब्लॉक है, तो यहां पर भी ब्लॉक है, यहां पर भी ब्लॉक है, यहां पर भी ब्लॉक है, तो पहले तीनों केस के अंदर ब्लॉक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन तीनों केस में आईटीसी ब्लॉक है, और अगर तीनों केस में ही आईटीसी ब्लॉक होगा तो ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही है, बच्चा कह रहा सर हमारा सही है, ओ माय गॉड, अभी रुको तो सही नालायको, अब देखो आगे के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज गुड्स अंडर जीएसटी। बताओ जी इनमें से क्या गुड्स में कवर नहीं होगा, इनमें से क्या गुड्स में कवर नहीं होगा। 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू 100, ये पता किसकी बात कर रहे हैं, 10 पैसे का सिक्का है जिसकी सेल वैल्यू 100 रुपये है, पता किसकी बात कर रहे हैं, याद करो ऐसी करेंसी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है। आपको मैंने पहले भी कहा था वो मनी में कवर नहीं होती। इट मींस अगर मनी में कवर नहीं होगी तो गुड्स में कवर होगी, गुड्स में कवर होगी तो जीएसटी लगेगा, इट मींस ये गुड्स में कवर होगी तो ये तो कवर होगी जी। अगला शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, हाँ जी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, तो मैंने कहा था मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में कवर होंगे ना ही सर्विस में कवर होंगे। अब अगर सोच के बोलना अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो शेयर का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये गुड्स में कवर नहीं होंगे। लॉटरी की टिकट जो है, लॉटरी टिकट मींस एक्शनेबल क्लेम, और गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, तो ये भी गुड्स में कवर होगा, ये भी गुड्स में कवर होगा, बट पॉइंट नंबर 2 जो है वो गुड्स में कवर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गलत है कई बच्चों का, झूठ मत बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, सही है गलत है, गलत है, मुझे पता कई बच्चों का आंसर गलत है। कईयों ने पता क्या किया होगा, आंसर किया होगा पहला दूसरा तीसरा। सर पहला गुड्स में कवर है, वो उसकी बात कर रहे हैं ऐसी करेंसी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, तो वो तो गुड्स बनेगा, तीसरा भी गुड्स बनेगा। पॉइंट नंबर 2 ही ऐसा है जो गुड्स में कवर नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जी, करेक्ट है। उसके बाद चेक करो फिर अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखना जी, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। एडवांस आपको मिला 1 अप्रैल को, इनवॉइस इशू हुआ 15 अप्रैल को, गुड्स रिमूव हुए 25 अप्रैल को, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब पहली बात तो एक बात बताओ जी, गुड्स वाले केस में हम पेमेंट तो चेक ही नहीं करते,
गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट हम चेक नहीं करते, एडवांस वाले को यहाँ से क्रॉस कर दो। अब अगर गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट हमें चेक ही नहीं करनी, तो इनमें से जो अर्लियर बनेगा वो पीओटी बनेगा। तो अपने बोल दो इनवॉइस और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट, तो लास्ट डेट क्या बनेगी, रिमूवल इनवॉइस और रिमूवल अर्लियर क्या बनेगा, 15 अप्रैल, तो पीओटी बनेगा 15 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन उठाने पड़ रहे हैं, बताओ क्या क्वेश्चन है सर। बच्चा कह रहा है काश सर अगर लाइव सेशन चल रहा होता ना, हम आपको लाइव चैट करके बताते, देखो हमारे सारे सही हैं, मैं सबके चैट पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ और सबके कमेंट पढ़ूंगा सर। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके कम से कम 80% नंबर होंगे। 80 का मतलब आज हमें 21 से लेके 55 तक करने हैं, तो अप्रोक्सीमेट आज हमें 35 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपके 35 में से मैं कह रहा हूँ 27, 28, 29, 30 मतलब इतने भी सही होंगे ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर 35 में से 35 सही होंगे फिर तो आप कमाल ही कर दोगे जी। अगर 35 में से 30 भी सही होंगे तो भी जबरदस्त बात है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करना रही। श्याम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विस फ्रॉम ए लॉयर मिस्टर ज्ञान। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम लिमिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस एटसेट्रा एज फॉलोस। अब सोच के बोला नहीं, पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं जी। याद करो एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है कि अगर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा उस केस में क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं इनवॉइस इशू किया 15 अप्रैल को, पेमेंट मिली है 5 मई को, और जो अपने बुक्स में एंट्री पास की थी वो 1 मई को की थी। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या बनती है, डेट ऑफ पेमेंट बनती है जिस दिन बुक में एंट्री पास करोगे और जब पेमेंट रिसीव होगी, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या बन के आ रहा है, 1 मई बन के आ रहा है। तो अपने आप बोलते हैं मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, रिवर्स चार्ज वाले केस में अगर मुझे पीओटी निकालना है तो अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट अगर आ गई तो पेमेंट पीओटी बनती है, और अगर 60 दिन में पेमेंट नहीं आई तो फिर जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा। तो अपने बोल दो जी 15 अप्रैल से 1 मई 60 दिन में पेमेंट आ गई नहीं आ गई, यस आ गई, तो पीओटी क्या बन जाएगा 1 मई, तो पीओटी बनेगा 1 मई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी, ठीक है जी। 5 मई गलती से कंसीडर मत कर लेना जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं 5 मई गलती से कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि पहले हमें निकालें डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या बनेगी, इन दोनों में से अर्लियर, इनमें से अर्लियर क्या बन गई 1 मई। फिर चेक करो क्या ये 1 मई इसके 60 दिन में है या नहीं है, आंसर इज यस, तो पीओटी बनेगा 1 मई। बस ये बात ध्यान दो जी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिट स्कीम अंडर सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10। बताओ जी सब सेक्शन 1 और 2 में कौन कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकता। ABC ए फर्म सेलिंग गारमेंट, अब गारमेंट का मतलब गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं, एग्री के टर्नओवर 78 लाख है, 150 लाख तक है, तो आप स्कीम ले सकते हो। ए स्टार्टअप कंपनी है ऑपरेशन रेस्टोरेंट वाले भी स्कीम ले सकते हैं अगर टर्नओवर 150 लाख तक है, इनकी कितनी है 98 लाख, ये भी स्कीम ले सकते हैं। एक कोरियर सर्विस है, कोरियर सर्विसर, अगर कोरियर सर्विस है ये 10(2)A में कवर होगी, ये 10(2)A में कवर होगी सर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आपको मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के कोई भी सर्विस दोगे वो सर्विस 10(2)A में कवर होगी। 10(2)A में लिमिट 50 लाख है और यहाँ पे टर्नओवर कितनी है 90 लाख, तो ये इसमें स्कीम नहीं ले सकती जी। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 35 का सी मार्क कर लेना जी, 35 का ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेना जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एज्यूमिंग दैट ऑल द एक्टिविटी गिवन बिलो आर अंडरटेकन फॉर कंसीडरेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई। आपको बताना इसमें से क्या सप्लाई नहीं है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एन एम्प्लॉई एग्री टू नॉट वर्क फ्रॉम द कॉम्पिटिटर organization after leaving the current employment, repairing of mobile phone, provision of service by an employee to the employer in the course or in relation to employment। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में कवर है। याद करो शेड्यूल 3 का पैरा 1 कि अगर एम्प्लॉयर के लिए कोई भी काम करेगा इन द कोर्स में करेगा, ना तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा ना ही वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहले 3 काम जो होंगे वो सप्लाई में कवर होंगे, पहले 3 काम जो होंगे वो सप्लाई में कवर हो जाएंगे, उस केस में जीएसटी की बातें हो सकती हैं जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो। उसके बाद चेक करो जी क्वेश्चन नंबर 37 जी। ये क्वेश्चन नंबर 37 के ना ये लाइन काट देना, ये लाइन यहाँ पे गलत आ गई, अगले क्वेश्चन की आ गई है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ध्यान से पढ़ना जी, टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा आप गलती करोगे जी। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे Z लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू Y लिमिटेड फॉर 2,55,000 एंड चार्ज GST 18%।
However, owing to some defect in goods, Y Limited return the goods by issuing debit note 40,000 in the month of in the same month. Z Limited record the return by issuing क्रेडिट नोट. याद करो मैंने कहा था कि अगर वैल्यू पहले ज्यादा है, वैल्यू कम करनी है, उस केस में क्रेडिट नोट इशू करेंगे. आपको मैंने पहले भी कहा था सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट. डेबिट नोट कब इशू करते हैं? अगर वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है, उस केस में डेबिट नोट. और अगर वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम करनी है, उस केस में क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे. अब मुझे फटाफट सोच के बोल देना जी, मुझे फटाफट सोच के बोलना. अब यहाँ पे 2,50,000 की वैल्यू थी, 40,000 रुपये की सेल रिटर्न है, तो वैल्यू कम करनी है, तो क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे. तो गवर्नमेंट कह रही है इन दिस सिचुएशन जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे. बताओ जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी? अब आपने बोल देना चाहिए. अब जो 2,55,000 रुपये होगा उसमें से 40,000 रुपये हटाने पड़ेंगे क्योंकि इसका जीएसटी वापस करना पड़ेगा. बैलेंस कितना बचेगा? 2,15,000 रुपये. 2,15,000 रुपये अगर आप 18% निकाल दोगे तो ऑप्शन नंबर बी 38,700 रुपये, इतना आपका नेट जीएसटी बनेगा. ये आपको देना पड़ेगा जी. ठीक है. आपने अगर दिया 2,55 पे होगा तो 40,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा और आपको नेट जीएसटी 2,15,000 रुपये पे करना पड़ेगा. तो 2,15,000 का 18% कितना आएगा? 38,700 रुपये. ये आपका आंसर निकल के आएगा जी. ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है. लो जी फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ जी. क्वेश्चन नंबर 38, Which of the following person can offer composite scheme under subsection 10(1) and 10(2)? वो कह रहे हैं 10(1) और 10(2) में कौन कौन स्कीम ले सकता है जी. 10(1) और 10(2) में कौन कौन स्कीम ले सकता है. वो ये नहीं कह रहे कौन नहीं ले सकता, वो कह रहे कौन कौन स्कीम ले सकता है. एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 38 जी. रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 75. ये स्कीम ले सकता है जी, बिल्कुल. रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, बिल्कुल ले सकता है. ए पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट. क्या ये पर्सन स्कीम ले पाएगा? आंसर इज नो, ये पर्सन स्कीम नहीं ले पाएंगे जी. आपको मैंने पहले भी कहा था पान मसाला टबैको आइसक्रीम वाले स्कीम नहीं ले सकते. और मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग यहां से बाहर है. फिर ए पर्सन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, ठीक है जी, आइसक्रीम अदर एडिबल आइस, अच्छा अदर एडिबल आइस वेदर और नोट कंटेनिंग कोकोआ. तो क्या ये पर्सन, सोच के बोलना, क्या ये पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा? आंसर इज नो सर. आइस की मैन्युफैक्चरिंग वाले कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएंगे. ए पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस, यस ये स्कीम ले पाएगा. अच्छा, ए पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ मेडिसिन, यस ये स्कीम ले पाएगा. तो कौन कौन स्कीम ले पाएगा जी? एक तो फर्स्ट ले पाएगा, सेकंड ले पाएगा और फिर आपका फिफ्थ ले पाएगा, सिक्स्थ ले पाएगा. तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स कौन सा हो गया? फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा आंसर परफेक्ट बनेगा जी. ठीक है जी, ये हमारा आंसर परफेक्ट बनेगा. अभी आपने सिर्फ आंसर अपने वेरीफाई करने हैं और वीडियो पीछे करके थोड़ी बहुत सुन लेना अगर आपको डाउट हो रहा है. नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, दूसरे बच्चों उनका रिप्लाई करेंगे. अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं रिप्लाई करूंगा जी. और बाकी रात को 10 बजे तो मुलाकात होगी, उसके अंदर देख लेंगे. अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39 जी. क्वेश्चन नंबर 39 देखो जी, बहुत ध्यान से करना. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन देखने के अंदर बड़ा लग रहा है जी, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बिल्कुल बच्चों वाला. क्वेश्चन देखो जी. जोली इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एन ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ जीजी माइक्रो लिमिटेड इज लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. इट हैज सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू मिस्टर राकेश ए कंज्यूमर. एक तो रेफ्रिजरेटर बेचा 500 लीटर का, 18% जीएसटी 40,000 रुपये का. स्टेपलाइजर बेचा, उसमें 12% जीएसटी है, 5,000 रुपये का. एलईडी बेचा 42 इंच का, 30,000 रुपये का. स्प्लिट एसी बेचा 35,000 रुपये का. स्टेपलाइजर बेचा जी 5,000 रुपये का. टोटल वैल्यू 1,15,000 रुपये. क्या कहना चाह रहे हैं? जोली प्राइवेट लिमिटेड हैज गिवन ए सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटेड टू मिस्टर राकेश. मिस्टर राकेश हैज गिवन ए सिंगल चेक ऑफ 1 लाख फॉर ऑल द आइटम्स एज ए कॉम्पोजिट डिस्काउंटेड प्राइस. स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एट द रेट एप्लीकेबल. से अपने आप बोल दो जी, क्या ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? आपको मैंने पहले भी कहा था सर, कॉम्पोजिट सप्लाई वो बनती है जहां प्रिंसिपल सप्लाई हो. ये सप्लाई जबरदस्ती बनाई है. अब अगर सिंगल प्राइस है और काफी सारी आइटम है, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई में कवर होगी. और अगर मिक्स सप्लाई में कवर होगी तो पूरी वैल्यू पर हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा. तो अपने बोल दो इनमें से हाईएस्ट रेट किसका है जी? एसी का है. तो पूरी वैल्यू पर 28% जीएसटी एप्लीकेबल होगा. बस ये बात ध्यान दो जी. तो बताओ आंसर क्या निकल के आएगा जी? इसका आंसर निकल जाएगा सप्लाई,
कहाँ पे है, हाँ, मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू स्प्लिट एयर कंडीशनर दैट इज 20%, मतलब 28% रेट जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 39 का बनेगा जी बी। 39 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सॉरी बी बनेगा जी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का जी। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 40 है प्लेस ऑफ सप्लाई का जी। क्वेश्चन नंबर 40 है प्लेस ऑफ सप्लाई का, बहुत ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। मिस्टर बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुरुग्राम हरियाणा प्रोवाइडेड आर्किटेक्चरल सर्विस टू ताज इंडिया लिमिटेड लोकेटेड इन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। अब देखो, बिल्डिंग वैसे दुबई के अंदर बन रही है, बट मैंने कहा था अगर सामने वाली पार्टी जी, अगर सामने वाली पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी, आपने आप बोल देना जी, अगर सामने वाली पार्टी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट टू ताज लिमिटेड। अब सोच के बोलना, ताज लिमिटेड जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर ताज लिमिटेड जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, तो क्या उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? बच्चा कह रहा है सर उसकी लोकेशन बनेगा, नहीं, आप चेक करो खोल के, एक बार पॉइंट खोल के चेक करो। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में कहीं भी ये लिखा ही नहीं है कि अगर सप्लाई आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो उस केस में उसकी लोकेशन बनेगी। बच्चा कह रहा है सर फिर लोकेशन क्या दुबई बनेगी? लोकेशन बनेगी दुबई, बट एक बार इमूवेबल वाला पॉइंट एक बार खोल के देखना, वहां पे क्या लिखा है कि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आता है, अगर इमूवेबल वाले केस में आपकी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आ गया, फिर जो रिसीवर की लोकेशन होगी वो पीएस बन जाएगा। तो अपने बोल देना इसमें रिसीवर कौन है जी? ताज इंडिया लिमिटेड है, उसकी लोकेशन जो है वो क्या बन गई? मुंबई महाराष्ट्र। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। और कई बच्चों का ना तुक्का फिट हो गया होगा, हंस रहे हैं कई बच्चे, कई बच्चों का तुक्का पता कैसे फिट हो गया होगा? तुक्का ऐसे फिट हो गया होगा, उनको लगा होगा रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो उसकी जो लोकेशन होगी वो पीएस बनेगा, और कुदरती उसकी लोकेशन क्या है? वही है। तो आपने मारा ये तुक्का है, पर ये तुक्का सही नहीं है, लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि इमूवेबल वाले केस में अगर आप खोल के देखोगे रजिस्टर्ड पर्सन वाला पॉइंट ही नहीं है। हाँ, उसमें ये जरूर लिखा है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आ गया, मतलब प्रॉपर्टी अगर इंडिया से बाहर लोकेट करती है, उस केस में रिसीवर की लोकेशन बनेगी। तो रिसीवर कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र का, इसलिए पीएस जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा जी। ठीक है जी, अगले बार क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है द टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब आपके एक सिलेबस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला चैप्टर है जी, आपके सिलेबस में याद करो असेसमेंट वाला चैप्टर है। वैसे इसको हमने रिवाइज नहीं किया था 30 घंटे वाली क्लास के अंदर, क्योंकि एक पेज का है। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि नॉर्मली जो हमारी असेसमेंट होती है जीएसटी में, फॉर एग्जांपल समरी असेसमेंट हो गया, बेस्ट जजमेंट हो गया, स्क्रूटनी हो गया, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हो गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन की हो गया, मतलब जितनी भी असेसमेंट होती है उसकी नॉर्मली कंप्लीशन लिमिट होती है 5 साल। तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की टाइम लिमिट क्या होती है ऑर्डर पास करने की? 5 साल की टाइम लिमिट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ध्यान से आंसर देना जी, बहुत ध्यान से आंसर देना। अंडर जीएसटी लॉ टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इन केस नॉन पेमेंट ऑफ आईटीसी इन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन फ्रॉड, मतलब बोनाफाइड केस है। वो कह रहे हैं अदर देन फ्रॉड मतलब बोनाफाइड केस है। तो अगर बोनाफाइड केस है और आपको मैंने कहा था शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट होती है 2 साल 9 महीने। याद करो सर, अगर बोनाफाइड केस है तो नोटिस इशू करना है 2 साल 9 महीने में, ऑर्डर पास करना है 3 साल में, ऑर्डर पास करना है 3 साल में। और अगर मेलाफाइड केस है 4 साल 6 महीने, ऑर्डर पास करना है 5 साल में। तो ये अदर देन फ्रॉड है, मतलब बोनाफाइड केस है। नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी जी? 2 साल 9 महीने। तो 42 का बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल था। और देखो मैंने इस पेपर में ना पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चन भी डाल दिए ताकि आपको उसकी तैयारी भी हो जाए, क्योंकि सर कई बार क्या होता है पेपर इसमें से बन जाता है, बच्चा ये बढ़ के नहीं जाता। तो सर हर वैरायटी के एमसीक्यूज हैं, हर वैरायटी के हैं। अगर आप इनको भी सही ढंग से कर लोगे, आपको मैं दिखा दूंगा एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 43 भी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर जीएसटी लॉ इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। याद करो जी, अगर मैंने पैसा कस्टमर से लिया बट मैंने आगे पे नहीं किया, अगर मैंने पैसा कस्टमर से लिया मैंने आगे पे नहीं किया, अगर आप मेरी समरी बुक भी खोल के देखोगे उसमें लिखा हुआ है इस केस में नोटिस इशू करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती।
बट हाँ जब भी नोटिस इशू करोगे उसके 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो अपने बोल देना चाहिए क्या इस केस में शो कोस्ट नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट होती है? आंसर इज नो। तो ना तो ये टाइम लिमिट है, ना ही ये टाइम लिमिट है, ना ही ये टाइम लिमिट है। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस केस में नोटिस इशू करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। अगर पैसा लोगे आगे गवर्नमेंट को पे ही नहीं करोगे तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में हम नोटिस कभी भी इशू कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है, ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है। आओ जी देखते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जीरो रेटेड सप्लाई ये होती नहीं। जीरो रेटेड सप्लाई होती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या एसईजेड को सप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। ये होती है एग्जम्प्टेड सप्लाई। इन्होंने क्या किया, जीरो रेटेड में एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन मिक्स कर दी। तो भाई साहब गलत कर दिया, झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गलत। एग्जम्प्टेड सप्लाई को मतलब एक्सपोर्ट नहीं कहते, एग्जम्प्टेड सप्लाई कहते हैं जिसमें नील रेट हो या जो एग्जम्प्ट हो या वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई। ये भी गलत है जी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेविएबल अंडर टैक्स सीजीएसटी बट लेविएबल टू टैक्स अंडर आईजीएसटी। मतलब भी पैदा नहीं होता। मतलब कह रहे हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब यह है जिसपे सीजीएसटी एक्ट नहीं लगेगा, आईजीएसटी लग जाएगा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नॉन टैक्सेबल का मतलब है कि कोई भी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। नॉन टैक्सेबल मींस कि जीएसटी का कोई भी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। आईटीसी में बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई। आंसर इज यस, आंसर इज यस। याद करो सर, जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जीरो रेटेड वाली सप्लाई वाले केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 44 का बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ जी। पप्पू, ओ माय गॉड, पप्पू इज डीलर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, हैज परचेज गुड्स फॉर 7 लाख and paid CGST 9% or SGST 9%, sold goods the profit 40% on cost, the charge output GST 9 है और ये भी 9% है। नेट टैक्स पेबल कितना आएगा? अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी। पप्पू ने 7 लाख पे 9% जीएसटी पे किया, तो मतलब पप्पू ने क्या किया, 63,000 SGST पे किया होगा, 63,000 CGST पे किया होगा, और फिर 7 लाख का 40% अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 9,80,000 पे ये वैल्यू बन गई। इसका आगे जीएसटी चार्ज किया 9%, मतलब 88,200 इसने यहां से चार्ज किया, 88,200 यहां से चार्ज किया। अब सोच के बोला जी, इतने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, इतने पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं, इतने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, इतने पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं। तो अगर 88,200 में से माइनस कर दूंगा 63,000 पे, तो 25,200 रुपये सीजीएसटी के देने होंगे, 25,200 रुपये आईजीएसटी के देने होंगे। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 45 का बनेगा जी ए। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन था जी। अब कई नालायक बच्चे हैं, मुझे पता उनके तोते उड़े पड़े हैं जी, उनके तोते उड़े पड़े हैं, कह रहे हैं भाई साहब अगर ऐसे क्वेश्चन बन गए तो क्या होगा। और कई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट में क्यों कह रहा हूं, जिसने रिवीजन क्लास सही ढंग से अटेंड की है, रेगुलर बैच में सही ढंग से पढ़ा है, उनके लिए बच्चों वाली बातें होंगी, बिल्कुल बच्चों वाली बातें चल रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, बहुत ध्यान से नहीं, मिस्टर एक्स इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, हैज परचेज गुड्स फॉर 8,60,000 प्लस में सीजीएसटी 9 एसजीएसटी 9 और सोल्ड कर रहा है 40% कॉस्ट पे। बताओ टैक्स पेबल कितना है? निकालो फटाफट निकालो, टैक्स पेबल कितना है, जल्दी निकालो। कई बच्चे घुस गए हैं कैलकुलेटर में, कई बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नालायकों एक बात बताओ, क्यों कैलकुलेटर तोड़ रहे हो? इस केस में टैक्स बनेगा ही नहीं सर। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटी देकर आया, आईटीसी क्लेम नहीं करेगा और आगे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो जब आगे जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा तो पेमेंट करने क्या जाएगा? मेरे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसने कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में। और आप जैसे नालायक बच्चे क्या करेंगे, अच्छा आईटीसी मिलेगा, आगे जीएसटी चार्ज करेगा, फिर इतना मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा। गलती करके आओगे आप। तो सर जब वो जीएसटी में ही अनरजिस्टर्ड है, तो जब वो जीएसटी ही चार्ज नहीं करेगा तो पेमेंट क्या करेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा डी। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन, बट उसने कंफ्यूज कर दिया आपको। ओके अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का। बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ रहा है पढ़ने का, मजा आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई। बताओ इनमें से क्या सप्लाई नहीं है सेक्शन 7 में? एक मोबाइल डीलर ने
अपनी पर्सनल गाड़ी बेची है एक्स को, क्या ये सप्लाई बनेगा? आंसर इज नो, क्योंकि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर कंसीडरेशन नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या ये सप्लाई बनेगा? आंसर इज यस, क्योंकि 7(1)(b) में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन वेदर और नोट, तो चाहे अगर वो नोट भी होगा ना तो भी वो सप्लाई में कवर होगा, तो ये वाला काम सप्लाई नहीं बनेगा। बस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 47 का बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ जी ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो ये कहता है कि हम काम को सप्लाई मान लेंगे चाहे बदले में कंसीडरेशन ना हो? बताओ जी ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो ये कहता है कि हम काम को सप्लाई मान लेंगे चाहे बदले में कंसीडरेशन ना हो? तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 1। याद करो शेड्यूल नंबर 1 में लिखा था सर, शेड्यूल नंबर 1 में लिखा था कि फ्री वाले काम को भी सप्लाई बना देंगे, तो शेड्यूल नंबर 1 ऑफ CGST ये हमारा शेड्यूल है। ठीक है, उसके बाद एक और Which of the following activity is outside the scope of supply and non taxable under GST? बताओ इनमें से कौन सी एक्टिविटी सप्लाई से ही बाहर है, उस पर GST है ही नहीं। सर्विस बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स, बिल्कुल सही बात है, ये बाहर है। मरने के बाद की सर्विस, ये भी बाहर है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, ये भी बाहर है। ऑल ऑफ द अबव, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी जी। 49 का बनेगा डी। यार इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना, बताओ मेरे को तो समझ नहीं आ रही। काश अगर आज आप मेरे सामने लाइव बैठे होते, कितना मज़ा आ रहा था क्वेश्चन करने में, नज़ारे आते हुए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आंसर से मुझे पता लग जाएगा आपने क्या कलाकारी की है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ रही, क्वेश्चन नंबर 50 देखो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर नेचुरली बंडल? बताओ इनमें से कौन सी सप्लाई, इनमें से कौन सी सप्लाई नेचुरली बंडल है? इनमें से कौन सी सप्लाई नेचुरली बंडल है? देखो जी, रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 डिफरेंट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, वन ऑफ रेजिडेंशियल अदर इज कमर्शियल। नहीं जी, नीचे मकान ऊपर दुकान, क्या या नीचे दुकान ऊपर मकान, क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है? नेचुरली बंडल है। आंसर इज नो, ये नेचुरल बंडल नहीं है। पैक ऑफ वॉच टाई बेल्ट, ये भी नेचुरल बंडल नहीं है। पैक ऑफ कैंड फूड सच एज बर्गर चॉकलेट स्वीट्स, मतलब ही नहीं पैदा होता, ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, नेचुरल बंडल नहीं है। नन ऑफ द अबव, इसका बनेगा 50 का डी जी। इसमें कोई भी सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं है, सारी सप्लाई आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, तो भैया फिर इसका बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 जी। ए सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट। बताओ जी ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसको हम एक सप्लाई बनाकर हाईएस्ट रेट वहां पे एप्लीकेबल कर देंगे? तो बताओ कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? ऑब्वियस सी बात है, हाईएस्ट रेट लगता ही कहां पे है? मिक्स सप्लाई में लगता है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं सर मजा आ रहा है। आगे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज गुड्स? वैसे ये क्वेश्चन हमने रिवीजन क्लास के अंदर भी किए थे। ये वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने रिवीजन क्लास के अंदर भी किए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, रिवीजन क्लास में भी कुछ एमसीक्यूज हमने किए थे, मैंने वहां पे करवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज गुड्स? बताओ इनमें से क्या गुड्स है? मूवेबल प्रॉपर्टी, यस गुड्स है। मनी सिक्योरिटी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, यस गुड्स है। तो यस नो यस, आंसर क्या बनेगा? यस नो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, Which of the following is deemed to be supply and liable to GST as per Schedule 1? बताओ इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो सप्लाई मान लेंगे शेड्यूल 1 में, मतलब फ्री वाला ऐसा कौन सा काम होगा जो सप्लाई में कवर हो जाएगा? गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को दे रहा है 40,000 रुपये, यह सप्लाई नहीं बनेगा। 50,000 रुपये की लिमिट होती है, 50,000 रुपये की लिमिट होती है, तो ये तो सप्लाई नहीं बनेगा। XYZ लिमिटेड गिव लैपटॉप टू चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसपे वो ITC क्लेम कर चुकी है। तो याद करो जी, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, ITC अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन, तो ये काम सप्लाई बनेगा। तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो आंसर आएगा जी सेकंड बट नोट वन। तो सेकंड बट नोट वन, ये आंसर बनेगा। सेकंड बनेगा सप्लाई बट नोट वन, वन सप्लाई नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ जी। एनी जॉब वर्क कैरिड आउट बाय जॉब वर्कर ऑन अनदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है जी, और एक इसका आंसर ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सप्लाई ऑफ सर्विस वेदर द जॉब वर्कर इज टू बी कैरिड आउट बाय जॉब वर्कर विद और विदाउट एनी मटेरियल, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लैरिफाई तो किया नहीं, तो अगर ये क्वेश्चन बनेगा इसके दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। बच्चे अगर ऐसे कैसे, आप अगर आपने गाइडलाइंस आंसर चेक करोगे उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जिसके दो आंसर होते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन बना, अगर उसमें ये ना दिया होता, अगर ये ना दिया हो, ये दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। अगर ये ना दिया हो, सिर्फ बी दिया हो, तो बी लगा देना। दोनों ही वैसे आंसर परफेक्ट हैं जी।
ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सीए के एग्जाम का है और सी के एग्जाम के अंदर सेम बना था, उन्होंने आंसर में दोनों ही दिए हुए हैं जी, और बनते भी दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे ना उसने क्लैरिफाई नहीं किया। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 55 बताओ जी, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कहता है कि सप्लाई को हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे या सर्विस की सप्लाई मानेंगे। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो ये बताएगा कि इस सप्लाई को हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे या सर्विस की सप्लाई मानेंगे। ऐसा कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 2। याद करो, शेड्यूल नंबर 1 तो फ्री वाले काम सप्लाई बनाएगा, शेड्यूल नंबर 3 सप्लाई ही नहीं बनाता, शेड्यूल नंबर 2 बताएगा क्लासिफिकेशन। तो शेड्यूल नंबर 2 ही ऐसा शेड्यूल है जो ये बताएगा जी बताओ गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की बनेगा। तो फाइनली अब जाके 55 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी। मतलब सारे 55 नहीं, टोटल हमने 30 से स्टार्ट किए थे, तो मतलब 25 क्वेश्चन हमने 30 मिनट में कंप्लीट किए। थोड़ी सी स्पीड इसलिए फास्ट होती है क्योंकि आप लाइव बैठे नहीं, मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा, आराम से बस पढ़ाता जा रहा हूँ जी। और अगर यही लाइव में होता तो इसमें कम से कम भी 40 से 45 मिनट लगते, क्योंकि आपके मैसेज बार बार देखता, फिर कई बच्चे हरकतें करते हैं बीच में। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर चेक करना आराम से, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बताना मुझे कितने सही हैं टोटल, ठीक है, और किस किस क्वेश्चन में डाउट है वही बताना। रात को 10 बजे लाइव जो क्लास होगी आज भी जीएसटी की होगी जी, आज भी हम जीएसटी ही करेंगे। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स, आज भी जीएसटी करेंगे, कल भी जीएसटी करेंगे, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। तो फिर उसके बाद जितने लेक्चर्स होंगे वो सारे इनकम टैक्स के होंगे जी, ठीक है जी। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी रात को 8 बजे कस्टम की रिवीजन क्लास नंबर, कस्टम की क्लास नंबर 5 में, और फिर रात को मुलाकात करेंगे 10 बजे लाइव। उम्मीद करेंगे आज हमारा नेट सही चले जी, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, जय हिंद। और उम्मीद करूंगा आपका टाइम वेस्ट मैंने किया नहीं, मतलब मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग करके आपको दे दी है ताकि आज हम कुछ नया स्टार्ट करें, नहीं तो ना फिर वो टाइम वेस्ट होता, दोबारा से फिर यही करना पड़ता जी। तो मेरा वो दिल नहीं मानता क्योंकि आपका टाइम भी बहुत क्रूशियल है सर, तो बस इसलिए थैंक यू सो मच यार, वंस अगेन जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी।